आज हम संवाद सेतु के 5वें टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। सर्वप्रथम हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ेंगे। वार्ता से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। वार्ता रेडियो प्रसारण की विशिष्ट विधा है। ये समाचार आधारित भी होती है और साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक व आर्थिक विषयों की भी हो सकती है। समाचारों पर आधारित वार्ता के साथ साथ अन्य डायलॉग या संवाद का भी प्रसारण होता है, जिसमें एक विशेषज्ञ से समाचार संपादक या संवाददाता किसी तात्कालिक विषय पर अपनी बात करके उनसे विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करता है। यानी वार्ता का मतलब भी बातचीत होता है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो संवाददाता या संपादक होता है वो कोई भी विषय का जो विशेषज्ञ है उससे तात्कालिक विषय की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा देखिए, वार्ता के कितने पक्ष होते हैं? एक अच्छी वार्ता के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर देखो, किसी भी वार्ता के 2 पक्ष होते हैं। अब आपको पता है वार्ता का मतलब बातचीत होता है, तो कोई बोलने वाला होगा तो कोई सुनने वाला भी होगा। तो इसके 2 पक्षों में एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। वार्ताकार के पास अभिव्यक्ति के लिए मात्र वाणी है और श्रोता के पास श्रवण, यानी जो बोलता है उसके पास वाणी है, आवाज़ है, और जो सुनता है उसके पास सुनने की शक्ति। एक अच्छी वार्ता के लिए वार्ताकार को श्रोताओं से तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है, यानी उससे संबंध स्थापित करना पड़ता है। श्रोताओं की मानसिकता को अपने साथ बांध लेना ही वार्ताकार की सफलता होती है। यानी जब कोई बोलता है तो उस व्यक्ति को इस प्रकार बोलना चाहिए कि जो बात वह दूसरों को बता रहा है, लोग जो है उसकी बात को सही तरीके से सुने और मानसिकता ये हो जाए कि ये व्यक्ति जो हमें बात बता रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो वार्ता को बोधगम्य बनाने के संदर्भ में कौन कौन सी बातें आवश्यक है, बताइए। तो इसके अंतर्गत निम्न बातें आवश्यक है। विषय का रोचक होना, पुस्तकीय गद्य शैली की अपेक्षा सहज और सजीव शैली, विचारों को दृष्टांतों से समझना, वार्ता का विकास तर्क संगत रीति से करना, मुख्य बातों पर विशेष जोर देना, कठिन शब्दावली से बचना, संयुक्त और मिश्र वाक्यों से परहेज करना, बोलने की गति सामान्य रखना आदि। यानी इसके अंतर्गत बताया गया है कि रेडियो वार्ता के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है, वक्ता जो है, वो कोई अपना विषय लेता है, वो रोचक होना चाहिए और सहज सरल शैली में उसका प्रयोग करना चाहिए। विचार इस प्रकार होने चाहिए कि जब आप बोलो तो वह लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए, और वाक्य बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे होने चाहिए कि वक्ता ने जो कहा वो श्रोता ने सुनते ही उसको सही ढंग से समझ लिया। अगला प्रश्न है, वार्ताओं के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। वार्ताओं के कई प्रकार होते हैं। कुछ वार्ताएं कार्यक्रम विशेष के लिए तैयार की जाती है, जैसे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए। इसके अलावा संस्मरणात्मक और आत्मकथात्मक वार्ताएं भी होती है। ऐसी वार्ताओं में कथा तत्व भी होता है जो श्रोताओं को बांधता है। फिर है रिपोर्टाज के रचना तत्व, बताइए। तो रिपोर्टाज के प्रमुख रचना तत्व है, रिपोर्टाज में यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है। दूसरा है, रिपोर्टाज घटना या दृश्य का वर्णन भावप्रवण होता है, जिसे कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा देखिए, रिपोर्टाज पत्रकारिता की शैली के निकट होता है। इसमें जनजीवन के प्रति सहानुभूति एवं संवेदनशीलता रहती है। रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है। रिपोर्टाज में प्रभाव की एकता जरूरी मानी जाती है। इस प्रकार रिपोर्टाज में उक्त 6 तत्व प्रमुखता से रहते हैं। फिर है रिपोर्टाज के गुण या उसकी विशेषताएं, बताइए। तो रिपोर्टाज के गुण या विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है।
तथ्यात्मक के साथ भाव प्रवण होना, यानी तथ्य तो हो लेकिन उसके साथ भाव भी प्रकट होने चाहिए। यथार्थता के साथ कल्पना अनुभूति, यानी यथार्थ बात तो हो लेकिन उसके साथ कल्पना को अनुभूत करने की भी शक्ति होनी चाहिए। घटना चाहे काल्पनिक या यथार्थ हो परंतु उसे कथात्मक रूप दिया जाता है। चौथा देखिए, जनजीवन की प्रभावकारी स्थितियों का चित्रण होता है। इसमें अतीत के प्रमाणों से पुष्टि की जाती है। इसमें सामाजिक चेतना, आस्था एवं विश्वास का स्पर्श रहता है। रिपोर्टाज में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण व्यक्त होने से संवेदनशीलता अधिक रहती है। भाषा सरस, सजीव तथा साहित्यिक होती है। इस विधा की कोई सीमा नहीं होती। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक और आंतरिक स्वरूप की कम होती है। रिपोर्टाज का प्रभाव सीमित होता है। समसामयिक विषय और घटनाओं पर आधारित होने के कारण सार्वजनीन प्रभाव नहीं रहता है। फिर देखिए, इसमें रिपोर्टाज के अंतर्गत है प्रकाश चंद्र गुप्त, उपेंद्रनाथ अश्क एवं रांगई राघव का अवदान बताइए। तो रिपोर्टाज लेखन में प्रकाश चंद्र गुप्त ने घटना प्रधान वर्ण्य विषय अपनाए हैं जो उनके रेखा चित्र संग्रह में संकलित है। स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल उनके उल्लेखनीय रिपोर्टाज है। उपेंद्रनाथ अश्क के रिपोर्टाज रेखाएं और चित्र में संकलित है। पहाड़ों में प्रेममय संगीत उनका उल्लेखनीय कथात्मक रिपोर्टाज है जिसमें पहाड़ी गीतों के प्रतिपाद्य विषय प्रेम पर अत्यंत ज्ञानवर्धक सामग्री जुटाई गई है। रांगई राघव ने बंगाल के अकालग्रस्त क्षेत्रों में जाकर वहां की घटनाओं का संवेदनामय चित्रण किया। तूफानों के बीच संकलित उनका विशाल भारत रिपोर्टाज अति मार्मिक माना जाता है, यानी मर्म की बात जो है वो बताता है। 8वां प्रश्न देखिए, यात्रावृत्त लेखन का उद्देश्य क्या रहता है बताइए। यात्रावृत्त में यायावरी प्रवृत्ति और सृजनात्मक प्रतिभा का मिश्रण रहता है। यात्रावृत्त लेखन का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। यात्रावृत्त में यात्रा मार्ग में पड़ने वाले स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, क्षेत्रीय संस्कृति, समाज के विभिन्न वर्गों के सहसंबंध, वहाँ की भाषा, बोली और विचारों की जानकारी प्रस्तुत की जाती है। इस तरह यात्रावृत्त का उद्देश्य स्वानुभूतियों का साहित्यिक संप्रेषण या अभिव्यक्ति करना है तथा नए परिवेश से आत्मीयता स्थापित करने का संदेश देना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे यात्रावृत्त है तो ये यात्रा पे ही आधारित होगा। जैसे मान लो हम यात्रा करते हैं तो हमारे अंतर्गत वो भाव होते हैं, ऐसे संस्मरण होते हैं जो हम लोगों को भी बताना चाहते हैं, तो हम उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से एक रचना के रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं। फिर है यात्रा की विशेषताओं के संदर्भ में मोहन राकेश के विचारों को स्पष्ट कीजिए। मोहन राकेश के अनुसार यात्रा यायावर को जो तटस्थ दृष्टि देती है, यायावर प्रवृत्ति जो होती है वो घुमक्कड़ होती है। इसके अंतर्गत ये है कि वह रोज के द्वंद्वपूर्ण जीवन में रहकर प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन के निकट वातावरण से हटकर निजी परिस्थितियों के दबाव से मुक्त होकर मन में कोई कुंठा नहीं रहती। नए वातावरण, नई परिस्थितियों और नए व्यक्तियों के साथ अधिक स्वस्थ और स्वाभाविक संबंध स्थापित हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी आंतरिक प्रकृति के अधिक अनुकूल होकर जी सकता है, अधिक उन्मुक्त भाव से अपने को नए अनुभवों के बीच खुला छोड़ सकता है। प्रकृति के खुलेपन में नैतिकता के मानदंड बदल जाते हैं। वह आरोपित नैतिकता में न जीकर अपनी आंतरिक नैतिकता के अनुसार जीने लगता है।
यह थोड़ा सा जीवन भी साधारण रूप से जिए कई कई वर्षों के जीवन की तुलना में अधिक सार्थक प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, जो 10वां प्रश्न है वो है, यायावर लेखन के विकास में राहुल सांकृत्यायन का योगदान अप्रतिम है, समझाइए। तो इसमें क्या है, देखो, यात्रा साहित्य के विकास में राहुल सांकृत्यायन का योगदान अप्रतिम है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ था, यानी ये अपने जीवन में बहुत घूमते फिरते थे। इतिवृत्त प्रधान शैली, यानी जिसमें वर्णन की प्रधानता होती है वो इतिवृत्त प्रधान शैली होती है। इसके उपरांत भी गुणवत्ता और परिमाण की दृष्टि से इनके यात्रा वृतांतों की तुलना में कोई दूसरा लेखक कहीं नहीं ठहरता है। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा शीर्षक यात्रा वृतांत रचनाएं लिखी। मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दर्शनीय स्थलों के अतिरिक्त कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के रोचक वृत्त भी प्रस्तुत किए गए। सन 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे यात्रा करने की कला को सीखा जा सकता है कि किस प्रकार यात्रा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, डायरी की परिभाषा लिखिए। देखो, आप सबको पता है कि डायरी जो है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो डायरी जो है वो लेखक अपने अनुसार लिखता है, जिसमें साहित्यिक डायरी भी होती है, व्यक्तिगत डायरी भी होती है। हम डायरी के बारे में बात कर रहे थे। डायरी क्या है? डायरी आधुनिक गद्य साहित्य की सर्वाधिक सशक्त व्यक्तिगत विधा है। हिंदी साहित्य कोश में डायरी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, सीमित अर्थ में यह कॉपी, नोटबुक या वह पुस्तिका डायरी है जिसमें हर रोज़ दैनिक घटनाओं या दिन भर किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाए। पर प्रचलित अर्थ में डायरी दैनिक व्यापारी घटनाओं का ब्यौरा है। डायरी में लोग अपने थोड़े या सब अनुभवों तथा निरीक्षणों का विवरण रखते हैं। इस प्रकार डायरी उसे कहते हैं जिसमें निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावात्मक प्रतिक्रियाओं का विवरण लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, डायरी साहित्य का वर्गीकरण कर इसके शैली शिल्प पर प्रकाश डालिए। तो डायरी साहित्य का वर्गीकरण इस प्रकार है, मतलब इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहला है व्यक्तिगत डायरी, दूसरा है वास्तविक डायरी, तीसरा है काल्पनिक डायरी और चौथा है साहित्यिक डायरी। इन चारों प्रकारों में व्यक्तिगत एवं साहित्यिक डायरी लेखन अधिक प्रचलित है। डायरी लेखन के शैली शिल्प में कहीं पर एकालाप, कहीं पर कल्पित पात्र के साथ बातचीत, कहीं विचार मंथन की गहनतम स्थितियों में प्रवेश, कहीं आंतरिक गुण दोषों का चिंतन तथा कहीं संसार से उपेक्षित अनुभव करने की कल्पनाश्रित यथार्थानुभूति का समावेश रहता है। इसमें मनोविश्लेषण, तर्क वितर्क तथा गूढ़ अनुभूतियों की सरस सहज अभिव्यक्ति रहती है। अगला हम पढ़ेंगे, डायरी लेखन में किस तरह की भाषा शैली अपनानी चाहिए। तो डायरी लेखन में परिष्कृत होती है जो दोषों से मुक्त हो और मानक भाषा शैली का आग्रह नहीं रखना चाहिए। परिष्कृत एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कथ्य एकदम भारी हो जाता है। डायरी लेखन में यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि भाषा कितनी शुद्ध है और शैली सौंदर्य कितना कलात्मक है। इसमें तो सहज अभिव्यक्ति एवं हार्दिक भावों के आवेग को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग करने से ही डायरी का सही स्वरूप उभरता है। अतः कृत्रिमता से बचने के लिए डायरी लेखन में हार्दिक अनुभूति के अनुरूप ही भाषा शैली अपनानी चाहिए। इसी विधि से इसमें आत्मीयता का समावेश हो पाता है। अगला प्रश्न है,
डायरी लेखन कब उपयोगी सिद्ध होता है, स्पष्ट कीजिए। प्रायः यात्राओं के दौरान डायरी लेखन उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि यात्रा के काफ़ी दिनों बाद लिखी जाने वाली डायरी अधूरी रह जाती है। उसमें कई अनुभवों का पूरा समावेश नहीं हो पाता है। बीती घटनाओं तथा अनुभवों को उसी रूप में दोहराना कठिन होता है। जिंदगी की तेज़ रफ्तार में अनेक तरह की चिंताओं से बेचैनी बढ़ती है और व्यक्ति उन वैचारिक उत्तेजनाओं को भूलना चाहता है। ऐसे क्षणों में तत्काल लिखी गई डायरी भूलने से बचाती है। यानी उस समय की बात यदि हम याद करना चाहें तो उस दिन डायरी का पेज पृष्ठ खोलकर हम उस बात को याद कर सकते हैं। डायरी से भविष्य में अतीत के भोगे हुए क्षणों को दोबारा जीने का मौका मिलता है। इस दृष्टि से भी डायरी लेखन उपयोगी सिद्ध होता है। यानी हम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होते हैं और पुरानी यादों को हमें ताज़ा करना होता है तो हम डायरी फिर से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी लेखन के इतिहास एवं विकास का उल्लेख कीजिए। डायरी लेखन या डायरी साहित्य का प्रचलन आधुनिक युग में हुआ है। हिंदी में अजीत कुमार तथा लक्ष्मीकांत वर्मा ने डायरी विधा को आकर्षक बनाने का सुंदर प्रयास किया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में तथा स्वतंत्र रूप में राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, कर्नल सज्जन सिंह, डॉक्टर रघुवंश, नरेश मेहता आदि ने डायरी लेखन का विकास किया है। हिंदी के यशस्वी कवि मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी लिखी तो इलाचंद जोशी ने डायरी के फटे पन्ने लिखकर ख्याति अर्जित की है। संप्रति डायरी लेखन का निरंतर विकास हो रहा है। अगला प्रश्न है, डायरी साहित्य का वर्गीकरण किन किन श्रेणियों में किया जाता है? जो हमने प्रश्न नंबर कितने में पढ़ा था, 12वें में पढ़ा था कि कितने कितने प्रकार की, कौन कौन से प्रकार की होती है डायरी। तो इसमें है पहली व्यक्तिगत डायरी। व्यक्तिगत डायरी का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। ऐसी डायरी में लेखक अपने जीवन के घटना प्रसंगों, नीति अनुभूतियों, विचारों अथवा आवश्यक तथ्यों को लिखता रहता है। दूसरा है वास्तविक डायरी। व्यक्तिगत डायरी अपने आप में यथार्थ लिए हुए होती है, अतः यह वास्तविकता के अत्यंत नज़दीक होती है। इस प्रकार की डायरी को वास्तविक डायरी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है काल्पनिक डायरी। काल्पनिक डायरी वास्तविक श्रेणी की डायरी से भिन्न यथार्थता के साथ साथ कल्पना को भी समाविष्ट करती है। चौथी है साहित्यिक डायरी। साहित्यिक डायरी में रचना शैली, ललित कल्पना, मनोविश्लेषण, तर्क, कविता, आत्माख्यान आदि विविध प्रवृत्तियों का मनोरम समन्वय रहता है। संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं तथा इसका क्या महत्व है, बताइए। यह इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। शब्दकोश की तरह ही जिन ग्रंथों या संग्रहों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात सभी विषयों की अत्यंत संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, उन्हें ही संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। संदर्भ ग्रंथ समस्त जानकारी एवं सूचनाओं के संक्षिप्त संकलन होने से ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। इनका महत्व गागर में सागर भरने के समान है। संदर्भ ग्रंथों में किसी विषय पर तुरंत जानकारी मिल जाती है। इस कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी रहते हैं। इनमें जानकारियों तथा विविध विषयों का संकलन क्रमानुसार और शब्दकोश के नियमों के अनुसार होता है। इस प्रकार हमने संवाद सेतु के ये जो 5 टॉपिक थे वो पूरे कर लिए हैं। इन सबको ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हमारे अनिवार्य हिंदी के जो 3 किताबें हैं, एक व्याकरण, एक सृजन और एक संवाद सेतु, ये पूर्ण हो चुकी है। कल हम अपने चौथी बुक जो है पीयूष प्रवाह, उसके वीडियो के साथ, क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए,
आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।